नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी पहलू पर बात करने वाले हैं जो बैंक लोन से जुड़ा है। हम समझेंगे कि कैसे बैंक ये सुनिश्चित करते हैं कि समय बीतने के साथ लोन वसूलने का उनका अधिकार खत्म ना हो जाए। चलिए देखते हैं कि बैंक अपने इन अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखते हैं। जरा सोचिए, क्या करोड़ों का लोन सिर्फ एक छोटी सी डेडलाइन चूक जाने की वजह से कानूनी तौर पर वर्थलेस मतलब बेकार हो सकता है? यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है। आज के विश्लेषण में हम इसी की गहराई में जाएंगे। तो इस पूरी समस्या की जड़ है लिमिटेशन एक्ट 1963। ये कानून आप कह सकते हैं कि किसी भी कर्ज की वसूली के लिए एक तरह की उल्टी गिनती, एक टाइम लिमिट सेट कर देता है। अगर बैंक उस समय के अंदर कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो वो कर्ज टाइम बार्ड हो जाता है, मतलब कानूनी तौर पर उसकी वसूली मुश्किल हो जाती है। ज्यादातर लोन्स के लिए जो लिखित कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होते हैं, ये समय सीमा होती है सिर्फ 3 साल। जी हाँ, सिर्फ 3 साल। इसका मतलब है कि बैंक के पास कानूनी वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इतना ही वक्त होता है। अब देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग दावों के लिए ये टाइमलाइन अलग-अलग होती है। जैसा हमने देखा, एक सामान्य लोन के लिए ये 3 साल हैं, लेकिन अगर कर्जदार मान लेता है कि हाँ, कर्ज बाकी है, तो वहीं से एक नई 3 साल की अवधि शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, मतलब मॉर्टगेज है, तो वसूली के लिए बैंक को पूरे 12 साल का वक्त मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि बैंक इस टिक टिक करती घड़ी को कैसे रीसेट करते हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, एक्नॉलेजमेंट, यानी कर्ज की स्वीकृति। ये वो कानूनी तरीका है जिससे लिमिटेशन पीरियड को फिर से शुरू किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसका पहला और सबसे आम तरीका है बैलेंस कंफर्मेशन लेटर। ये कुछ नहीं, बस कर्जदार का साइन किया हुआ एक लेटर होता है जिसमें वो ये मान लेता है कि हाँ, मेरे लोन अकाउंट में इतना पैसा बकाया है। इसकी जो कानूनी ताकत है वो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 18 से आती है। ठीक इसी तरह का एक और दस्तावेज है रिवाइवल लेटर। इसमें कर्जदार ये मानता है कि कर्ज अभी भी बकाया है और उसे चुकाना है। ये भी अपनी कानूनी शक्ति लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 18 से ही लेता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो बैलेंस कंफर्मेशन हो या रिवाइवल लेटर, असल में एक ही मकसद पूरा करते हैं। दोनों सेक्शन 18 पर आधारित हैं, दोनों पर टाइम लिमिट खत्म होने से पहले साइन होना ज़रूरी है और दोनों ही लिमिटेशन की एक नई अवधि शुरू कर देते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, कानूनी घड़ी को रीसेट करना। लेकिन कहानी सिर्फ इन दो लेटर्स पर ही खत्म नहीं होती। इस कानूनी घड़ी को चालू रखने का एक और बहुत ही मजबूत तरीका भी है, और शायद इन सबसे ज्यादा आम भी। और ये तरीका है पार्ट पेमेंट, मतलब कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा चुकाना, जो एक्ट के सेक्शन 19 के तहत आता है। अगर कर्जदार लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले लोन की कोई भी छोटी बड़ी रकम चुकाता है, तो बस उसी पेमेंट की तारीख से एक नई लिमिटेशन अवधि शुरू हो जाती है। अब एक बहुत ही मुश्किल लेकिन अक्सर सामने आने वाली स्थिति पर बात करते हैं, जब कर्जदार की मृत्यु हो जाए। ऐसी गंभीर सिचुएशन में बैंक अपने हितों की रक्षा के लिए क्या करता है? देखिए, यहां 3 बिल्कुल साफ कदम हैं। पहला, कानूनी वारिसों से एक्नॉलेजमेंट लेना, और हां, वो सिर्फ उतनी ही रकम के लिए जिम्मेदार होते हैं जितनी संपत्ति उन्हें विरासत में मिली है। दूसरा, अगर मुमकिन हो तो कानूनी प्रतिनिधियों से नए डॉक्यूमेंट साइन करवाना। और तीसरा, अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म होने ही वाला है तो बिना देर किए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी जैसी अदालतों में केस फाइल करना। और अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कुछ बेहद जरूरी सावधानियां। इसे आप एक बैंकर की चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। ये बातें ये सुनिश्चित करती हैं कि सारी कानूनी प्रक्रियाएं सही तरीके से पूरी हों। इस चेकलिस्ट पर हाल ध्यान दीजिए। एक्नॉलेजमेंट हमेशा और हमेशा लिमिटेशन खत्म होने से पहले लेना है। कर्जदार के सिग्नेचर को ठीक से वेरीफाई करना है। राज्य के कानून के हिसाब से सही स्टैंप ड्यूटी लगानी है। सारे रिकॉर्ड्स और सिस्टम एंट्रीज को बहुत सावधानी से मेंटेन करना है। और हाँ, ये पक्का करना है कि एक्नॉलेजमेंट में पूरी बकाया रकम का जिक्र हो। और ये कोटेशन इस पूरी चर्चा का सार है। ये दस्तावेज उन महत्वपूर्ण कानूनी उपकरणों के रूप में काम करते हैं जो बैंक के बकाया वसूली के अधिकार की रक्षा करते हैं। मतलब ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि बैंक के अधिकारों के रक्षक हैं। हाँ, एक जरूरी बात, कृपया ध्यान दें कि ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक और सूचना के उद्देश्यों के लिए है। किसी भी खास मामले में कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा एक प्रोफेशनल कानूनी सलाह लेना बहुत जरूरी है। और अंत में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए,
डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में कर्ज की स्वीकृति की ये प्रक्रिया कैसे बदल सकती है, ताकि ये आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी चले और सदियों पुराने कानूनी सिद्धांतों को भी पूरा करे। इस पे जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।